So welcome back guys. Today we are going to start the wonderful subject of mechanical engineering, that is basic thermodynamics. और thermodynamics मैं wonderful subject बोल रहा हूँ, उसके पीछे कई कारण है क्योंकि माय डियर एक तो जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत ही बेसिक है और इसके साथ ही ये कुछ लॉज ऑफ नेचर को भी एक्सप्लेन करता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सब्जेक्ट। और फंडामेंटल सब्जेक्ट की सबसे खास बात ये होती है कि उसमें हमें कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं होती, सब चीज़ें फंडामेंटल मतलब बेसिक से होती हैं, तो सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक सम मगीगम टाइप ऑफ थिंग्स। एप्लीकेशन सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। लाइक थर्मो अगर बेसिक है तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, RSC आइस इंजन पावर प्लांट। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक है और मशीन डिजाइन उसकी एप्लीकेशन है ना। ऐसी थ्योरी ऑफ मशीन इज अ वेरी वेरी बेसिक सब्जेक्ट। सो माय डियर लेट अस स्टार्ट नाउ। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स की तो माय डियर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वंडरफुल सब्जेक्ट को डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। देखो इस सब्जेक्ट को कुछ लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि पहले इसकी पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, ये लोग आए इस साल में, ये लोग आए इस साल में, इन्होंने ये सब ज्ञान दिया। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम टेक्निकल प्लस हिस्ट्री को मिला के करेंगे, जैसा हमने टॉम में किया है, जैसा हम सोम में करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि टेक्निकल भी इंटरेस्टिंग लगता है और साथ में हिस्ट्री भी कवर हो जाती है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की तो माय डियर डिफरेंट रिसर्चर्स ने इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स की जो डेफिनेशन दी गई वो दी गई, इट इज द स्टडी ऑफ 3 E's। इट वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ 3 E's। एंड वो E's कौन कौन से थे? इसमें जो फर्स्ट E था दैट रेफर्स टू एनर्जी, पहला E जो था दैट रेफर्स टू एनर्जी। जो दूसरा E था दैट रेफर्स टू इंथैल्पी। अब ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। और जो तीसरा E है इसका मतलब था एंट्रोपी। सो माय डियर ये 3 E डिफाइन किए गए, एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। और इन 3 E के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो पहला और दूसरा E है ये हम फर्स्ट लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, और एंट्रोपी को हम सेकंड लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि थर्मोडायनामिक्स के 3 लॉ हैं क्योंकि आपकी बुक्स में 3 ही दिए रहते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में 2 ही हैं। अदरवाइज माय डियर 4th एंड 5th लॉ भी आ चुका है, आप चाहें तो ASME पे जाके देख सकते हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू विल फाइंड देयर। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही लॉ तक हमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ की, तो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ इन तीनों टर्म्स को कवर करता है, अभी आपने कहा कि थर्मोडायनामिक्स इन 3 E की ही स्टडी है, तो मैंने आपसे कहा अगर ऐसा है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम स्टडी ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के लॉज को पढ़ना ही थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करना है। तो ये भी एक तरह की डेफिनेशन है। बाकी डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है, जिनमें से कुछ डेफिनेशन हम देख रहे हैं। कुछ लोगों ने इसके जो वर्ड है नाम थर्मोडायनामिक्स, इसको ब्रेक करके इसको डिफाइन किया है। लाइक उन्होंने कहा कि जो थर्मोडायनामिक्स है ये थर्मोडायनामिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। उन्होंने कहा इनमें से जो पहला शब्द है उसका नाम है थर्मो और जो दूसरा शब्द है माय डियर उसका नाम है डायनामिक्स। और उनका कहना यह था कि जो थर्मो है ना वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है, बिल्कुल है। और आप जानते हो डायनामिक्स जो है ये टर्म तो यूजी मोशन के लिए होती है, तो ये कहीं ना कहीं मोशन से जुड़ी हुई टर्म है। फिर उन्होंने कहा टेम्परेचर कहीं ना कहीं हीट से कनेक्टेड टर्म है, और उन्होंने कहा मोशन कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड टर्म है। एंड दे सेड दैट ये जो हीट होती है और ये जो वर्क होती है दे बोथ आर सेड टू बी एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म। वो बोलते हैं कि जो हीट है और ये जो वर्क है ये दोनों के दोनों ही जो है दे आर एनर्जीज इन ट्रांजिएंट फॉर्म, दे आर एनर्जीज इन ट्रांजिएंट फॉर्म। अब एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म क्या होता है भाई? ट्रांजिएंट फॉर्म का क्या मतलब है? जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म, इसका क्या मतलब है माय डियर? ट्रांजिएंट का मतलब होता है इन मोशन। मतलब जैसे मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं एनर्जी इन मोशन का मतलब यह है कि मैं कभी नहीं बोल सकता कि ये वाली एनर्जी कोई बॉडी अटेन कर सकती है। मैं कभी नहीं बोल सकता कि ये पेन जो है इस पेन के पास 50 जूल ऑफ हीट है, नहीं।
मैं कभी नहीं बोल सकता कि मेरे पास 100 किलो जूल ऑफ वर्क है, नहीं, मैं हमेशा ये बोलूंगा कि 50 किलो जूल ऑफ वर्क वाज डन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, 50 किलो जूल ऑफ हीट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। मतलब चलो सिस्टम सराउंडिंग बड़ी बड़ी टर्म्स है, उस पर भी हम नहीं आते हैं। मैं ये बोलूंगा 50 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पेन टू द एटमॉस्फेयर। मैं बोलूंगा 100 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन बाय मी ऑन सम बॉडी। सो हमेशा ये मूवमेंट में होंगे। मैंने बोला हीट ट्रांसफर हो रही है, वर्क किया जा रहा है, मैं कभी नहीं बोलूंगा इसके पास हीट है मेरे पास वर्क है, नहीं, मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म है। इट इज मतलब मैं ये बोलूंगा कि हीट एंड वर्क को आप प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 किले जमीन है, मैंने कहा मेरे पास 2 दुकानें हैं, मेरे पास 3 घर हैं, मेरे पास 4 होटल है, मैं इतनी चीजों का मालिक हूं, 5 गाड़ियां हैं, तो ये चीजें मैं अचीव कर रहा हूं, दीज आर माई प्रॉपर्टीज। हीट एंड वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमेशा खर्च हो रही है, या तो आ रही है तो जा रही है। ओके, इट इज लाइक मेरे से इतने रुपए जा रहे हैं या आ रहे हैं, मतलब जो चीज आ रही हो जा रही हो मोशन के अंदर हो, खर्च हो रही होगी हमेशा या तो आ रही होगी, ये कभी अटेनेबल नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते इतने किलो जूल ऑफ हीट है, इतने किलो जूल ऑफ वर्क है। सो माय डियर, ये एनर्जीज इन ट्रांजिएंट मतलब मूवमेंट वाली फॉर्मेट में होती है। दे आर ट्रांजिएंट मीन्स मूवमेंट। ओके, ट्रांजिएंट मीन्स मूवमेंट। सो माय डियर, इसके बेस पर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर मतलब हीट और वर्क, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब ये सिस्टम क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका डिस्कशन भी हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। एक बात ध्यान देना, थर्मोडायनामिक्स बहुत ही बेसिक और आसान सब्जेक्ट होता है, तो जनरली स्टूडेंट इसको लाइटली लेते हैं। तो मैंने कहा कि शुरुआत में बहुत ही सिंपल कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये तो हमें भी पता है, बट माय डियर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा फिर आप ऐसी चीजों पर भी आएंगे, अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो हमें नहीं पता था। यस डेफिनेटली, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। बट स्टार्ट हम बेसिक से ही करेंगे, क्योंकि हमें लेके ऐसे चलना है कि कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसने शायद थर्मोडायनामिक्स का नाम भी नहीं सुना, वो भी समझ पाए। सो माय डियर, ये तो है डेफिनेशन की बात, इट इज साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब बात है कि इस थर्मोडायनामिक स्टडी का टारगेट क्या होगा। तो माय डियर, ये जो हीट होती है, हीट को कहा जाता है डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये डीऑर्गेनाइज्ड कैसे है उसका डिस्कशन हम करेंगे सेकंड लॉ के दौरान। सो इट इज सेड टू बी डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से वर्क को इज्जत देते हुए कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आप एक बात तो जानते हो पावर प्लांट्स में क्या हो रहा है। पावर प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली मान लो स्टीम टरबाइन है या गैस टरबाइन है, व्हाटएवर, उसमें हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं अगर स्टीम टरबाइन पावर प्लांट आप रैंकाइन साइकिल का यूज कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कोयले को जला करके कहीं ना कहीं हीट को जनरेट करके स्टीम बना करके हीट को फॉर्म देने के लिए स्टीम के रूप में बॉयलर को दे रहे हो। वहां से हीट में मतलब बॉयलर में देने के बाद जो आप बॉयलर में दे रहे हो बेसिकली पानी, उसको हीट करके बन रहा है स्टीम, वो स्टीम कहाँ जा रही है, टरबाइन के अंदर। तो बेसिकली बॉयलर के अंदर जब आप पानी को हीट कर रहे हो, उसको जब आप हीट दे रहे हो तो हीट इज एज अ इनपुट आप यूज कर रहे हो। और माय डियर, वहां से जब स्टीम टरबाइन में जाती है और वो वर्क डन करती है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेट में आगे जब मिलता है तो वो वर्क डन है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आप घर पे यूज कर रहे हो दैट इज वर्क डन, और जो कोयले से हीट जा रही है जो कि पानी को स्टीम बना रही है दैट इज काइंड ऑफ हीट। तो वो हीट जो है वो डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो इलेक्ट्रिसिटी आप घर पे यूज कर रहे हो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर आप हीट को डीऑर्गेनाइज बोल रहे हो, इसको ऑर्गेनाइज बोल रहे हो, तो इसको कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि लो ग्रेड एनर्जी है, ये लो ग्रेड एनर्जी है, दिस इज द लो ग्रेड एनर्जी। एंड माय डियर, इसी तरीके से वर्क डन को कहा जाता है हाई ग्रेड एनर्जी। अब इस ग्रेड का मतलब क्या है ये आपको थर्मोडायनामिक खत्म होते होते ही समझ में आएगा जब हम अवेलेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी पढ़ेंगे। तब तक आपको ये मानना पड़ेगा कि ठीक है ये लो ग्रेड है और ये हाई ग्रेड है। और माय डियर, जब भी हम लो ग्रेड को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीटली कन्वर्ट तो कभी भी नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की थी बीच में एक कंपनी ने, दैट वाज एमबीडी बेसिकली, और व्हाट दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने मतलब जैसे जो रफ हम यूज करते हैं, रफ नोटबुक्स वगैरह हम यूज करते हैं, उसको यूज करके उन्होंने फेयर बनाना शुरू किया था। तो ऑब्वियस सी बात है जब रफ आपने यूज की होगी, बहुत ही लाइट सा पेपर होता है, बेसिकली जो फेयर नोटबुक्स होती है उनको यूज करके कहीं ना कहीं रफ बनती है। तो उन्होंने रफ को फिर से रिसाइकिल करके उससे फेयर बनाना शुरू किया था। तो ऑब्वियस सी बात है अब आप रफ से फेयर बनाओगे अगर,
तो रफ की थिकनेस बहुत कम होती है, फेयर की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नोटबुक जो आप यूज़ करते हो, फेयर पेजेस जिन पे आप नोट्स बनाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप फेयर और रफ से फेयर बनाओगे तो एक रफ से एक फेयर तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक तो रिसाइकलिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली हो सकता है शायद 10 या 20 रफ पेज मिलकर के एक फेयर पेज बनाते हो। सो माय डियर, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और ये ऑर्गेनाइज्ड, ये लो ग्रेड है और ये हाई ग्रेड, ये रफ है और ये फेयर। तो जब आप रफ से फेयर की तरफ जा रहे हो तो कंप्लीटली कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब एक से एक नहीं मिलेगा। अगर आप 100 जूल ऑफ हीट दे रहे हो तो शायद आपको 10 या 20 जूल ही वर्क मिले। स्टार्टिंग में यही कंडीशन थी, 100 से 10 या 15 जूल तक के हम ले पा रहे थे, फिर हमने इंप्रूवमेंट की करते 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 हमने एफिशिएंसी को बढ़ाया। तो कहने का मतलब हमारा टारगेट है इस लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना, बट कैसे? efficiently and effectively. So to convert heat into work, to convert low grade energy into high grade energy efficiently and effectively. Efficiently मतलब ज्यादा परसेंटेज में, समझ पा रहे हैं? ज्यादा परसेंटेज में, समझ पा रहे हैं? So my dear, the aim of thermodynamics is to convert heat into work. The aim of thermodynamics is to convert heat into work, which is a deorganized energy to organized energy, low grade energy to high grade energy, efficiently as well as effectively. So this is something known as basic definitions of thermodynamics. And my dear, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं बेसिकली किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स को हमने डिफाइन किया। इट इज बेसिकली, मैंने कहा पहले कि इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ 3 E's। फिर मैंने कहा E's में एक एनर्जी, दूसरा एंथैल्पी, तीसरा एंट्रोपी। इसका मतलब इट इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई थर्मोडायनेमिक्स को हम लिख सकते हैं थर्मो प्लस, और ये डेफिनेशन आपको हर कोई पढ़ाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा मैंने आपको कोई नई चीज बताई है, बट धीरे धीरे नई चीजों पर भी हम आएंगे। तो इट इज द स्टडी विच इज बेसिकली थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, डायनामिक्स टू मोशन, temperature related to heat, motion related to work, and my dear, heat is a deorganized form of energy or low grade energy, work is an organized form and high grade energy, and the complete conversion of deorganized into organized is not feasible. So how efficiently and effectively we can convert heat into work, that is the target of thermodynamic study. So my dear, ये हमारे thermodynamic study का target है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अब थोड़ा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के वेटेज का। टेक्स्ट बुक आप कौन सी रेफर कर सकते हो अगर करनी है तो, वरना तो अगर आप क्लास नोट ढंग से फॉलो कर रहे हो, और आप चिंता मत करो, हमने पूरा जो कंप्लीट जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं उसको एक कंप्लीट पैकेज की तरह उतारेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसको पढ़ने के बाद कोई बुक या कोई प्रैक्टिस सेशन कुछ भी लेने की जरूरत है। अगर आप मतलब आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, देखो अब तक आपको भी पता है, अब तक हमने जो भी सब्जेक्ट की वो प्री लॉन्चिंग के अंदर थे, इसलिए हमने मतलब नॉर्मली वीडियोस अभी डाले थे, पर अब हम क्योंकि प्री शेड्यूल मैनर में चल रहे हैं, यस आई नो हम 2 दिन से लेट हुए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, तो वो हम उसको कवर करेंगे सैटरडे संडे भी क्लास रख के, और मे बी अभी हम 5 days अ वीक ले रहे हैं, उसके बाद इसको हम 6 to 7 days अ वीक पे भी जाएंगे नेक्स्ट वीक से, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम पूरा प्लान के साथ उतरे हैं। तो अब हम करेंगे कैसे, जैसे नॉर्मली आप क्लासेस में ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो कि पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी के बाद ऐसा नहीं कि थ्योरी पूरा चैप्टर हो गया फिर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, नहीं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर ऐसा है कि इसमें पहले थ्योरी के बाद ही न्यूमेरिकल होंगे। अदरवाइज जब हम हीट एंड वर्क पढ़ेंगे तो जहां थ्योरी वाला पार्ट जैसे ही हमने कवर किया थोड़ा सा भी, उसके बाद हम साथ साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद फिर एक असाइनमेंट आपसे शेयर की जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, और फिर उस असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको बिल्कुल सीक्वेंसली इसी तरीके से चलना है, और अगर आप इसी तरीके से चलेंगे माय डियर, तो साथ साथ जैसे ही 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, जैसे फर्स्ट लॉ के बाद हम एक टेस्ट रखेंगे, फिर सेकंड लॉ एंट्रोपी और अवेलेबिलिटी के बाद एक टेस्ट रखेंगे, फिर थर्मोडायनामिक रिलेशन होने के बाद कंप्लीट थर्मो का टेस्ट रखेंगे। तो वो टेस्ट कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं होंगे जैसे आप अब तक देते हैं, बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट होंगे। तो अगर आप बिल्कुल हमारे सीक्वेंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अस चलते हो तो ये मेरी आपको प्रॉमिस है कि जिस दिन मैं थर्मोडायनामिक्स खत्म करूंगा आपको किसी टेक्स्ट बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो नोट्स आप अच्छे से बनाएं, और कोशिश तो ये रहेगी कि वो नोट्स भी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में दूं, या तो नोट्स या तो क्लास की पीपीटी, दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। और आप कोशिश ये करें कि खुद के नोट्स बनाएं। जब आप खुद के बनाते हैं तो खुद की हैंड राइटिंग से समझना और याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, पहली बात तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट ऑब्वियसली, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसकी हेल्प लें, वो आपकी मर्जी है, टाइम बचाना है तो। और ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करा रहे हैं उसको अच्छे से क्लास नोट्स के रूप में ही रखें, या क्वेश्चंस की अलग से नोटबुक बना लें, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करेंगे, और उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो गो फॉर अवर रैंकर्स बैच।
ये कोई भी सब्जेक्ट वाइज कोर्स प्लस रैंकर बैच अगर आप कर रहे हो तो किसी भी, हालांकि रैंकर बैच पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है तो उसमें सभी के क्वेश्चन होंगे, तो ये दोनों मिलकर के सब कुछ कवर कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप उस तरीके से जा सकते हो। तो जैसा मैंने कहा कि हम थर्मोडायनेमिक्स की जो बात कर रहे थे, अगर हम वेटेज की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेटेजेस, तो जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स जनरली अगर हम बात करते हैं गेट में, तो गेट में कोई फिक्स वेटेज नहीं है, क्योंकि गेट में आरएससी पावर प्लांट और आईसी इंजन बहुत ही बेसिक्स आपके सिलेबस में है। फिर भी गेट के अंदर अगर मैं बेसिक थर्मो के वेटेज की बात करूं तो ये आप मान सकते हो अराउंड 6 मार्क्स है, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स तक एप्लीकेशन और बेसिक मिला के आता है जनरली। तो आप 6 मार्क्स जनरली या 6 to 8 तक मान सकते हो, क्योंकि जो एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन होते हैं वो मोर ऑन थर्मोडायनेमिक्स बेसिस होते हैं। उसमें टरबाइन लिखा जरूर होता है पर लगना उसमें सेकंड लो फर्स्ट लो वही सब होता है। सो माय डियर 6 to 8 मार्क्स का वेटेज आप मान लो गेट में। और अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहे हो, मेजरली हमारे यही 2 सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, और उसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव में बात करें तो माय डियर वेटेज जो है वो 25 to 30 मार्क्स रहेगा। मार्क्स बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं। और अगर हम कन्वेंशनल की बात करते हैं तो 35 to 40 मार्क्स मान के चले, ओके। तो ये वेटेज है बेसिकली बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का। बुक्स की अगर आप बात करें वैसे तो नहीं ही पढ़नी है, क्योंकि अगर आप क्लास पढ़ रहे हो तो बुक्स वाला काम आपने आउटसोर्स कर दिया कहीं ना कहीं रेजिलेंस को, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, क्लास को अच्छे से पढ़ना है। फिर भी कुछ लोगों की जिद होती है कि नहीं सर मुझे तो चाहिए बुक, तो माय डियर देन यू कैन गो फॉर सेंजल। थर्मोडायनेमिक्स के लिए बेस्ट बुक सेंजल ही है। इंडियन ऑथर पढ़ना है तो पीके नाग जी से पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है, ओके। सो दीज टेक्स्ट बुक्स यू कैन गो फॉर। अदरवाइज और भी हैं लाइक सीपी अरोड़ा, आई नोट बहुत सारी आती है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, बट ये 2 मेजर बुक्स हैं जो आप रेफर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम बात बुक्स की करते हैं, अगर कभी पढ़ना भी है तो उसका वे क्या होना चाहिए। जैसे आप यहाँ क्लास में पढ़ रहे हो तो होता क्या, कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा होता है हमें लगता है कि नहीं थोड़ा और होना चाहिए था, कोई ऐसा एक आधा टॉपिक ही मिलता है इसमें हमें लगता है कुछ और होना चाहिए था, तो बस उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आप टेक्स्ट बुक उठाएं। कभी कभी क्या होता है हमसे बाकी सब हो रहा होता है, किसी एक टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे होते, तो उस टॉपिक के लिए कभी क्लास में नींद आ गई, ध्यान नहीं दिया। खैर ऑनलाइन में तो ऐसा है नहीं, आप रिपीट देख सकते हो, बट स्टिल फिर भी हमें लगता है कि नहीं यार इस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ऐसे टॉपिक के लिए आप टेक्स्ट बुक को रेफर करें। अदरवाइज यूँ नहीं कि जैसे हमारी कॉलेज में आदत होती थी, स्कूल में उठाया और इंट्रोडक्शन से पढ़ना शुरू, टाइम पास कर रहे हैं, पता इंट्रोडक्शन से कुछ आना भी नहीं है फिर भी इंट्रोडक्शन से, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन ऑथर। फॉरेन ऑथर जनरली हम कॉन्सेप्ट्स के लिए रेफर करते हैं और इंडियन ऑथर जनरली प्रॉब्लम्स के लिए, ओके। बाकी आपके ऊपर आप कैसे पढ़ते हैं, और अच्छी बुक्स ही पढ़ो, पढ़ रहे हो तो, वरना तो मत पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये बेसिकली बुक्स के बारे में। और अब जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो फर्स्ट सबसे पहले जो अभी हम पढ़ रहे थे वो इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन अभी हमने सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी है। अब हम इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम डेफिनेशन देखेंगे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड माय डियर बेसिक कॉन्सेप्ट में हम थर्मोमीटर्स की स्टडी भी करेंगे, थर्मोमीटर्स कैसे बनते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे हीट एंड वर्क के ऊपर, यहाँ से न्यूमेरिकल बेसिकली आने शुरू होते हैं। हीट एंड वर्क की स्टडी करने के बाद फिर हम हीट क्या है, वर्क क्या है, कौन प्रॉपर्टी है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ की स्टडी के बाद हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। फर्स्ट लॉ हम दोनों सिस्टम्स के लिए देखेंगे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद इसकी एप्लीकेशन आ जाती है एंट्रोपी, और एंट्रोपी कंप्लीट होने के बाद फिर हम देखेंगे अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। देन वी आर गोइंग टू सी अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। ये टॉपिक जनरली लोगों को समझ में नहीं आता, यहाँ आते आते तक उन्हें लगता थर्मोडायनेमिक्स पूरी हो गई, बट माय डियर मैं तो कह रहा हूँ असली एप्लीकेशन तो यहीं पे आती है, यहीं तो आके मजा आता है बेसिक थर्मो का। मतलब एंट्रोपी से पहले तो नॉर्मल चलता है, एंट्रोपी के बाद ही वाव वाली बात आती है थर्मो के अंदर। एंड माय डियर आफ्टर अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो बेसिकली मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि जो लास्ट वाला पार्ट है ये ज्यादा खतरनाक है, ओके। ये वाला पार्ट, यस, ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान सा है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैसेस,
properties of ideal gases, and after that we will be going for thermodynamics relation, जिसको आप हिंदी में पढ़ते थे उष्मागति के रिश्ते, थर्मोडाइनामिक रिलेशंस, और इसके साथ आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आते हैं जनरली इन 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, फिर एंट्रोपी से एक क्वेश्चन श्योर शॉट आता है, और इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, और जब से रिलेशंस ऐड हुआ इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिकली ये 4 मैंने दिखाए, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। और ये आप बोलेंगे सर जब क्वेश्चन यहीं से आ रहे तो यहीं से शुरू करो। माय डियर, बिना बेसिक्स के ये सब चीज़ें पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम स्टार्ट बेसिक्स से ही कर रहे हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। जैसा मैंने कहा माय डियर, फर्स्ट चैप्टर तो आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको लगभग एक जैसा ही लगता है, पर यहाँ नहीं लगेगा। आफ्टर फ्यू डेफिनेशंस, 5 से 6 डेफिनेशन पढ़ने के बाद लेवल अलग पकड़ते जाएंगे हम लोग, बट पहली 5 से 6 डेफिनेशन तो आपने कॉलेज में भी वही सीखी है, हर जगह वही सीखे, वो वही रहेंगी। आफ्टर दैट वी विल कैच अनदर लेवल, ठीक है। चलिए, सो माय डियर, देन सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम बात सिस्टम की कर रहे हैं तो सिस्टम को हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिस्टम पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर हमारी स्टडी कंसंट्रेटेड है, जिसके ऊपर हमारी स्टडी कंसंट्रेटेड है वो हमारा सिस्टम कहलाता है। जैसे केमिस्ट्री में आप क्या करते थे, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते थे और उसके अंदर फिर आप कुछ वो केमिकल सब्सटेंसेस डालते थे, और फिर उसके अंदर कुछ HCl वही सब जो होते थे, H2SO4 HCl डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, वो सब डालते थे। फिर आप देखते थे प्रेसिपिटेशन हुआ कि नहीं हुआ, याद आ रहा है, केमिकल रिएक्शंस। सो जब आप ये सब चीजें देखते थे तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस आपने लिया हुआ होता था, दैट वाज एक्टिंग एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओके, वो क्या होता था, हमारा सिस्टम, क्योंकि उसके ऊपर हमारी स्टडी चल रही है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज नथिंग बट दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन विच our study is concentrated। आप आईसी इंजन पढ़ रहे हो तो आईसी इंजन के अंदर क्या चल रहा है उस पर आपका ध्यान होता है, तो उसके अंदर जो भी है वो सिस्टम है। और माय डियर, इसके अलावा सिस्टम को अगर मैं छोड़ दूं तो जो भी बचा वो सब सराउंडिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। तो सिस्टम को छोड़ के जो भी बचा वो सब क्या है, सराउंडिंग। एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग इज सराउंडिंग। ओके, सो एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। तो सिस्टम को छोड़ के सब कुछ क्या है, सराउंडिंग। अब मैंने आपसे कहा बाउंड्री क्या है, बाउंड्री वो चीज है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। बाउंड्री इज दैट विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो माय डियर, बाउंड्री जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग को अगर अलग करती है, तो अगर मैं बात करता हूं बाउंड्री, इट इज डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अब माय डियर, आपको एक बात बता दूं, जैसे आप देख रहे हो कि सिस्टम सराउंडिंग का वो पार्ट है जहां स्टडी कंसंट्रेटेड है, उसको छोड़ के सब कुछ क्या है, सराउंडिंग। इसका मतलब जो सिस्टम है जिसपे स्टडी कंसंट्रेटेड है और सराउंडिंग, अगर इन दोनों को मिला दूं तो सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो यस, इट इज कवरिंग द होल यूनिवर्स। तो होल यूनिवर्स इज कवर्ड इन सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और जब मैं बात कर रहा हूं सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है, तो वो बाउंड्री करती है। और बाउंड्री के बारे में कहा जाता है कि बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री में बी रियल, में बी इमेजिनरी। इसी तरीके से मैं बोलूंगा बाउंड्री जो है वो फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। बाउंड्री में भी रियल, में भी इमेजिनरी, बाउंड्री में भी फिक्स्ड, बाउंड्री में भी
मूवेबल। इसका क्या मतलब है रियल, इमेजिनरी, फिक्स्ड और मूवेबल का? सो माय डियर, मैंने आपसे कहा मेरे पास एक कंटेनर है लाइक दिस, और ये रिजिड कंटेनर है, हर साइड से बंद है, और तुमने इसके अंदर एक गैस डाल करके छोड़ दिया। कोई गैस है इसके अंदर, हो सकती है ना भाई, सब गैस इज देयर, यस। तो अब ये जो गैस है, अगर आप इस पे स्टडी कर रहे हो तो ये आपका सिस्टम हो गया, एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट इज योर सराउंडिंग। एंड माय डियर, ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं, ये कंटेनर की वॉल, ये आपकी बाउंड्री है। अब पहली बात तो ये बाउंड्री जो है वो रिजिड है, सॉरी, पहली बात तो ये बाउंड्री जो है वो रियल है। रियल और इमेजिनरी में से ये रियल है, फिक्स्ड और मूवेबल में से ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रही। बट अगर इसी की बजाय आपने एक सिस्टम ऐसा ले लिया जो कि आपका एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है लाइक दिस, अब इसके अंदर भी आपने गैस रखी, कोई भी गैस हो सकती है, वो किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पे होगी, ये गैस है। अब माय डियर, अगर हम बात करते हैं इस गैस की, तो इस बार जो ये बाउंड्री है, ये कंटेनर की वॉल्स तो बाउंड्री है ही, इसके साथ साथ ये जो पिस्टन है ये भी तो बाउंड्री की तरह काम कर रहा है। बट माय डियर, अगर इसका टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा ये पिस्टन को धक्का देता तो पिस्टन तो मूव भी करेगी, पिस्टन तो मूव भी करेगी, थोड़ी देर बाद उसका पिस्टन यहां आ जाए तो गैस विल एक्सपेंड इन दैट केस। तो अगर ये पिस्टन मूव कर रही है तो इस बार मैं बोलूंगा बाउंड्री है तो इस बार रियल ही, पर रियल के साथ साथ मूवेबल है बाउंड्री, बाउंड्री मूव भी कर रही है। जैसे यहां बाउंड्री रियल और फिक्स है, यहां बाउंड्री रियल और मूवेबल है, इट इज मूविंग लाइक दिस, इज इट ओके? इसी तरह अगर हम एक टरबाइन की बात करते, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए टरबाइन, तो एक टरबाइन के अंदर जनरली आप जानते हो एक हाई एंथैल्पी स्टीम आती है, फिर लो एंथैल्पी स्टीम जाती है। तो माय डियर, इसमें स्टीम आ रही है, स्टीम जा रही है, और आप अगर यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर भी ये जो अगर हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, या फिर इसकी बजाय मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक पाइप है, ये ज्यादा आसान है समझना। पाइप में से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे। अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम क्या करते हैं, देखो दो तरह की अप्रोचेस हम जनरली पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। एक आपने पढ़ा होगा यूलर्स अप्रोच, एक लैग्रांज अप्रोच, है ना। एक अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम एक स्पेस बात करते हैं कि मैं तो इस स्पेस पे स्टडी करूंगा, आई विल बी हैविंग अ स्टडी ओवर दिस स्पेस ओनली। तो मैं सिर्फ इस स्पेस में स्टडी करूंगा, इस स्पेस में कुछ भी आ रहा है कुछ भी जा रहा है, मेरा स्टडी जो कंसंट्रेट होगा वो स्पेस पे होगा, मेरे को इस स्पेस को स्टडी करना है बस। और इस तरह की स्पेस को जब आप स्टडी कर रहे हो तो इसको बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। तो मैं इस वॉल्यूम के ऊपर स्टडी मेरी कंसंट्रेटेड है। तो अगर ऐसा है माय डियर, तो अगर मैं इस पे स्टडी कर रहा हूं तो जैसा मैंने आपसे बोला, अब ये जो कंप्लीट बन रही है, ये कंप्लीट जो चारों आपको दिख रही है, ये और ये कंप्लीट बाउंड्री है। पर ये वाली बाउंड्री तो रियल है क्योंकि ये पाइप की वॉल्स हैं, पर ये वाली तो आपने खुद अपने हिसाब से बोला ना मैं इतनी स्टडी करूंगा, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री आ जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो इसके अंदर से तो फ्लूइड आ भी रहा है, फ्लूइड जा भी रहा है, फ्लूइड इज एंटरिंग, फ्लूइड इज एग्जिटिंग। सो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, ऊपर वाले को बोलते हैं रियल। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है, बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है। दूसरी अप्रोच फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हो, आप किसी एक सब्सटेंस के मैटर का पार्ट पकड़ लेते हो, उसकी स्टडी करते हो, वह जहां जा रहा है उसके आगे पीछे घूमेंगे हम। एक है हमने स्पेस रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि हमारी स्टडी स्पेस के ऊपर है, कोई भी आए कोई भी जाए, हम इस स्पेस को देखेंगे बस, इस स्पेस के अंदर क्या हो रहा है। दूसरा है हमने एक मैटर को पकड़ लिया कि मैटर कहाँ जा रहा है, इसके साथ साथ चलेंगे हम, उसकी स्टडी। तो ये दो अप्रोचेस फ्लूइड मैकेनिक्स में होती हैं, जनरली हम कंट्रोल वॉल्यूम वाली पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक यूलर्स को बोलते हैं एक अप्रोच को, दूसरे को लैग्रांज अप्रोच। तो भी बट हम फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इस डिस्कशन को छोड़ते हैं। मेजर हमारा जो डिस्कशन यहाँ पे था वो था सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को लेकर के। तो यहाँ पर जैसे मैं टरबाइन की बात कर रहा हूँ, तो टरबाइन के अंदर जो हो रहा है वो अगर मेरे सिस्टम का हिस्सा है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा मेरा सिस्टम, इसके अलावा जो भी है वो सराउंडिंग, और ये जो टरबाइन्स की वॉल्स है जो इन दोनों को अलग कर रही है, इट विल बिकम बाउंड्री। यस, तो बाउंड्री में भी रियल, बाउंड्री में भी इमेजिनरी, बाउंड्री में भी फिक्स्ड, बाउंड्री में भी मूवेबल। तो बाउंड्री फिक्स या मूवेबल दोनों में से एक चीज होगी, रियल और इमेजिनरी इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा नेक्स्ट डिस्कशन जो हम कर रहे हैं वो हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम है। अभी वही बातें चल रही है जो बच्चों वाली, जो आप सबको पता है, मुझे पता है ये बात, बट डियर मैंने कहा ना मुझे सिलेबस तो पूरा ही कवर करना है, सीधा तो एंट्रोपी नहीं बता सकता। बट डोंट वरी, एंट्रोपी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उसको एंट्रोपी रेंडमनेस करके नहीं पढ़ाऊंगा सिर्फ,
जो जनरली पढ़ाया जाता है कि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। नहीं, एंट्रोपी रैंडमनेस से बहुत बढ़ के होती है। सो माय डियर, जब हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 तरह के जनरल सिस्टम्स होते हैं। एक सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, दूसरे वाले सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम्स, और तीसरे वाले सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जब हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं माय डियर, तो जैसे मेरे पास ये अगर सिस्टम है, आपको पता ही है, ये अगर एग्जांपल हम बाद में लेंगे, अगर मैंने आपसे कहा ये मेरे पास सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम का मतलब ये है जहां पे मास एज वेल एज एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। मास का ट्रांसफर भी हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है। दिस इज फिजिबल, दिस इज ऑल्सो फिजिबल। अब जब आप बहुत छोटे थे, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तब तक जब ये पढ़ते थे ओपन सिस्टम, तो इसका एग्जांपल क्या पढ़ते थे? चाय का कप, उसमें एनर्जी भी जा रही है, थोड़ी देर में चाय ठंडी हो जाती है, और चाय आप ऊपर डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, उससे आप चाय पीते भी हो। अब यहाँ अब अगर आपने से घटिया एग्जांपल दिया तो एग्जामिनर किक मारता है सीधा। फिर ये मत बोल देना ओपन सिस्टम में चाय का कप, नहीं, ये फालतू बातें नहीं। वहां पर ओपन सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको देना है तो आप दोगे ढंग का एग्जांपल, टेक्निकल इंजीनियर हो चुके हो आप। इसका एग्जांपल आप दोगे टरबाइन। भाई टरबाइन में लो एंथैल्पी स्टीम आ रही है, हाई एंथैल्पी स्टीम जा रही है, मास प्लस एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। माय डियर, आप बोलोगे कंप्रेसर, आप बोलोगे सिलेंडर पिस्टन, पर ऐसे ही नहीं, सिलेंडर पिस्टन विद वॉल्व्स, क्योंकि अगर वॉल्व ओपन क्लोज नहीं होंगी तो फिर मास की एंट्री कहां हो रही है? समझ गए? तो टरबाइन, कंप्रेसर, बॉयलर, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें ओपन सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि आप जानते हो कि जो टरबाइन होता है इसमें लो एंथैल्पी स्टीम आती है और हाई एंथैल्पी स्टीम जाती है। लो एंथैल्पी स्टीम आती है और हाई एंथैल्पी स्टीम जाती है। तो माय डियर, स्टीम आ जा रही है तो मास का ट्रांसफर हो रहा है, और लो एंथैल्पी मतलब एनर्जी समझ लो, टोटल एनर्जी को एंथैल्पी बोलते हैं। लो एनर्जी मतलब कम एनर्जी के साथ आ रही है, हाई एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी के साथ जा रही है। या बल्कि मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं मेरे ख्याल से, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, आई मस्ट करेक्ट इट, सॉरी फॉर दैट। आई विल से हाई एंथैल्पी स्टीम कमिंग एंड लो एंथैल्पी स्टीम इज गोइंग। So high enthalpy steam is coming and low enthalpy steam is going after doing some work done। मैंने कंप्रेसर की बात कर दी, तो यहाँ हाई एंथैल्पी स्टीम आएगी और लो एंथैल्पी स्टीम जाएगी। ओके, टरबाइन अगर ये है तो, अगर कंप्रेसर है तो लो एंथैल्पी आएगी और हाई एंथैल्पी जाएगी। सॉरी फॉर दैट। ओके, कई बार हो जाता है फ्लो में। तो माय डियर, लो एंथैल्पी इज लो एनर्जी, हाई एंथैल्पी इज हाई एनर्जी, क्योंकि टरबाइन आपको वर्क डन देता है ना। अगर टरबाइन आपको वर्क डन दे रहा है तो हाई से लो में कन्वर्ट करेगा, लो से हाई में थोड़ी कन्वर्ट करेगा। कंप्रेसर में आप वर्क देते हो तो वो क्या करेगा? हाई को लो में कन्वर्ट कर देगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। अब अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम की, तो माय डियर क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास का ट्रांसफर तो बैन होता है, मास का ट्रांसफर तो नहीं हो सकता, पर एनर्जी का ट्रांसफर जरूर हो सकता है। मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता पर एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। यहां पर मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो जो आप सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, अगर ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स हो, विदाउट वॉल्व्स, तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होगा। यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी आएगी, हीट आएगी, हीट जाएगी, वर्क आएगा, वर्क जाएगा, बट मास का ट्रांसफर नहीं होगा। दिस इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। अब माय डियर, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो मास अलाउड है, ना तो मास अलाउड है, और ना ही एनर्जी अलाउड है। ना तो मास अलाउड है, ना तो एनर्जी अलाउड है। बोथ आर नॉट अलाउड। सो माय डियर, आइसोलेटेड का जो एग्जांपल है वो सबसे अच्छा यूनिवर्स कहलाता है। हालांकि हम थर्मस वगैरह को भी आइसोलेटेड में रखते हैं, पर वो कोई परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होते। ऐसा नहीं है थर्मस में आपने पानी डाला तो जिंदगी भर वो गर्म ही रहेगा, नहीं, जिंदगी भर ठंडा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। बट माय डियर, इसलिए वो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। पर यूनिवर्स जो है वो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स अगर मैं बोल रहा हूँ परफेक्टली आइसोलेटेड क्यों है, क्योंकि माय डियर यूनिवर्स में आपने सिस्टम को भी रख लिया, सराउंडिंग को भी रख लिया। भाई सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जब कंप्लीट चीज हो गई
तो आपको पता है सिस्टम ही तो सराउंडिंग को कुछ देता था और सराउंडिंग सिस्टम से कुछ लेती थी, या तो सिस्टम सराउंडिंग से कुछ लेता था, सराउंडिंग सिस्टम को कुछ देती थी। तो जो लेना देना दो लोगों के बीच में हो रहा था, उन दो लोगों को ही आपने पूरा मान लिया एक साथ, तो अब लेने देने वाला कोई बाहर से बचा ही नहीं। जब कंप्लीट आपने एक ही मान लिया तो माय डियर ना तो हीट आएगी, ना तो एनर्जी आएगी, ना तो वर्क डन होगा, ना तो मास आएगा, क्योंकि जो भी हो रहा था वो इन दोनों के बीच ही हो रहा था। आप इन दोनों को ही कंप्लीट अपने पास मान रहे हो। तो यूनिवर्स जब कंप्लीट ही आपने कवर कर लिया तो कुछ बचा ही नहीं बाहर जिससे लेना देना होगा। और सिस्टम और सराउंडिंग ही एक दूसरे से मास और एनर्जी का आदान प्रदान या गिव एंड टेक करते थे, उन दोनों को आप एक साथ मान रहे हो। तो यूनिवर्स को कंबाइन करने के बाद इट विल बिकम एन मैं बोलूँगा परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अब यहाँ स्टूडेंट्स के माइंड में जो एक क्वेश्चन आता है या जो आना चाहिए वो ये है कि सर आपने ऐसा सिस्टम दिखा दिया जहाँ मास भी यस है, एनर्जी भी यस है। आपने ऐसा सिस्टम दिखा दिया जहाँ मास भी नो है, एनर्जी भी नो है, आइसोलेटेड। आपने ऐसा दिखा दिया जहाँ मास नो है, एनर्जी यस है। कोई ऐसा सिस्टम भी तो बताओ जहाँ मास हो, एनर्जी नहीं हो, मास का ट्रांसफर हो, एनर्जी का नहीं हो। तो माय डियर ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब मास किसी सिस्टम में एंट्री करता है तो उसके पास, जब वो एंट्री कर रहा है तो उसके पास या तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, भाई जिस वेलोसिटी से वो एंट्री कर रहा है। अगर वेलोसिटी नहीं है, मान लो नेग्लिजिबल है, तो भी उसके पास कुछ फ्लो एनर्जी नाम की एनर्जी, मतलब कुछ प्रेशर होता है। तो वो फ्लो एनर्जी क्या होती है अभी हमने पढ़ी नहीं, हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ में। पर प्रेशर के कारण आप मान लो अभी के लिए, हालांकि पूरी तरह परफेक्ट नहीं है ये, पर मान लो जो उसका प्रेशर है उसके कारण जो उसके पास एनर्जी है उसको फ्लो एनर्जी बोलते हैं। तो कोई और एनर्जी हो ना हो, फ्लो एनर्जी तो होगी तभी तो फ्लो कर रहा है वो। सो माय डियर बिना एनर्जी के मास का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? तो बिना एनर्जी मास का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, इसलिए चौथी तरह की कोई सिस्टम है ही नहीं। तो बेसिकली जो तीन तरह की सिस्टम्स हमने पढ़े, इनको अगर आप एक टेबल की फॉर्म में दिखाना चाहो जनरली, जो कि आप बनाते भी थे, तो बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे भाई, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखते थे, यहाँ लिखते थे मास, यहाँ लिखते थे एनर्जी, और यहाँ लिखते थे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले आप लिखते थे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास का ट्रांसफर यस, एनर्जी का ट्रांसफर यस। एग्जाम्पल टरबाइन, कंप्रेसर, और इसके अलावा यस पिस्टन सिलेंडर विद वॉल्स, पिस्टन सिलेंडर विद वॉल्स, ये एटसेट्रा है। इसके बाद भी बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड इज क्लोज्ड सिस्टम। जब बात क्लोज सिस्टम की है तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का होगा। एग्जाम्पल यही लिख लो, सिलेंडर पिस्टन विदाउट वॉल्स, नॉट वॉल्स, वॉल्व्स। भाई बिना वॉल के क्या होगा, बिना दीवारों के सिलेंडर पिस्टन थोड़ी हो जाएगा, वॉल्व नहीं होगी, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। ओके, यस, विदाउट और विदाउट वॉल्व्स। थर्ड वन इज isolated, neither mass nor energy, universe is the perfect example. Okay, so these are the types of systems we generally study for. Okay, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब तक जो भी हमने पढ़ा उसके लिए कुछ नोट पॉइंट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये नोट पॉइंट्स आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस के रूप में आपको मिल सकते हैं, असर्शन रीजन में मिल सकते हैं। तो ये हम कोई इसी चैप्टर के लिए नहीं, हर चैप्टर में कंटिन्यू रखेंगे। तो पहला नोट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सिस्टम एक टरबाइन जितना बड़ा भी हो सकता है, एक चाय के कप जितना छोटा भी हो सकता है, बट उस या एक टेस्ट ट्यूब जितना छोटा भी हो सकता है जो केमिस्ट्री में होती थी लैब के अंदर, बट उसके अंदर मास जरूर होना चाहिए। सिस्टम छोटा हो या बड़ा, मास जरूर होना चाहिए। ओके, मास की जो प्रेजेंस है वो मस्ट है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो माय डियर, जहां तक बात सिस्टम और सराउंडिंग की होती है, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे होते हैं। अगर सिस्टम से 50 जूल हीट गई तो सराउंडिंग ने वो रख ली,
सराउंडिंग से 50 जूल हीट गई तो सिस्टम ने वो रख ली, सिस्टम से वर्क हुआ तो सराउंडिंग को गया, सराउंडिंग ने कुछ किया तो सिस्टम को गया। दे आर लाइक मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और जैसे आप जानते हो ना कि आप जैसे मिरर इमेज देखोगे तो जो आपका राइट हैंड है हो सकता है सामने वाले का वो लेफ्ट दिखेगा आपको, बिल्कुल वही बात है। जो आप दे रहे हो वो सामने वाला ले रहा है, जो सिस्टम दे रहा है वो सराउंडिंग ले रहा है, जो सराउंडिंग दे रहा है वो सिस्टम ले रहा है। तो दे आर लाइक मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, समझ रहे हो। तो दोनों में जो नेट चेंज होगा वो इसलिए जीरो होगा क्योंकि एक जितना दे रहा है उतना दूसरा ले रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स दे आर लाइक मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। फिर मैंने कहा मतलब अब ये बोल सकते हो सिस्टम और सराउंडिंग बोथ कंपेंसेट फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए कंपेंसेट करते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसा आप जानते हो कि मास जो है वो बिना एनर्जी के ट्रांसफर नहीं हो सकता, फ्लो एनर्जी नाम की एक एनर्जी तो होगी ही होगी। सो मास कैन नॉट ट्रांसफर विदाउट एनर्जी। और लास्ट आपने देखा ही कि जो यूनिवर्स है वो एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि वो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिए। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम अप्रोचेज इन थर्मोडायनामिक्स देखेंगे और बस एक दो टर्म्स के बाद चीज़ें लेवल पकड़ने लगेंगी। फिर अब ऐसी चीज़ों पे आएंगे जो आपने नहीं सुनी होंगी या फिर सही से नहीं सुनी होंगी। अप्रोचेज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप की अप्रोच जो हम पढ़ते हैं वो कांस्टेंट मास या कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। फर्स्ट टाइप ऑफ अप्रोच व्हेन वी स्टडी इज रिलेटेड टू कांस्टेंट मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। अब जहां तक कांस्टेंट मास अप्रोच की बात है, कांस्टेंट मास मतलब मास कांस्टेंट रहा, मतलब मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कौन से सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता? सब बोलेंगे सर क्लोज सिस्टम। सो यस माय डियर, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपका सिस्टम क्लोज है तो जो हमारी स्टडी होगी, जो हमारी अप्रोच थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगी वो कांस्टेंट मास अप्रोच होगी। और माय डियर कंट्रोल वॉल्यूम हम कहाँ लेते हैं? जैसे आपको बताया ही था कि ये पाइप है, इस पाइप के अंदर आपने ये कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर मास आ रहा है, मास जा रहा है। तो माय डियर कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच जो यूज होती है वो हम यूज करते हैं ओपन सिस्टम्स के लिए। तो हमें दो ही तरह के सिस्टम पढ़ने हैं, बेसिकली क्लोज्ड और ओपन। सो क्लोज्ड के लिए हम यूज करेंगे कांस्टेंट मास और ओपन के लिए यूज करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। एक और तरह की अप्रोचेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। अब यहां पे अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर डिसाइड, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्लास में मान लो पढ़ा रहा हूँ, उस क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, तो मैंने कोई क्वेश्चन दिया, तो माय डियर क्योंकि वो 5 ही हैं तो मैं चाहूँ तो क्वेश्चन देने के बाद उन 5 का सोल्यूशन बारी बारी से खुद चेक कर सकता हूँ कि किसने कैसा सोल्यूशन किया। मैं चाहूँ तो उनसे इंडिविजुअली पूछ सकता हूँ, तुम्हें समझ में आया, तुम्हें समझ में आया, तुम्हें आया, तुम्हें आया, तुम्हें आया, तुम्हें आया, बाय टेकिंग देयर नेम। यस, क्योंकि वो बहुत कम है नंबर में। तो जब चीज़ें नंबर में बहुत कम होती हैं तब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को तब यूज करते हैं जब नंबर बहुत कम हो, और नंबर बहुत कम हो या डेंसिटी बहुत कम हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे बैठा हूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अराउंड 6 × 10⁻15 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो 6 × 10⁻15 मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो मैं इंडिविजुअल के इफेक्ट्स को कंसीडर नहीं कर सकता। यही अगर मैं आसमान में चला जाऊं बहुत ऊपर, तो वहां पर जाकर एक समय ऐसा आता है कि 4 या 5 मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो मैं उनके इंडिविजुअल बिहेवियर को कंसीडर कर सकता हूं। जैसे मान लो मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं उन 5 की अलग अलग वेलोसिटी मुझे पता होगी क्योंकि वो 5 ही मॉलिक्यूल है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो अगर मैं स्टडी कर रहा हूं माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि वहां नंबर बहुत कम है, तो वहां पर हम बेसिकली कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे मीन, मीडियन एंड मोड। समझ रहे हैं?
तो क्योंकि हम ऐसी चीजों को यूज करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर कंसीडर करते हैं, तो ऐसी थर्मोडायनेमिक्स जहां पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज हो उसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोला जाता है। माय डियर, सेकंड अप्रोच है मैक्रोस्कोपिक। सो माइक्रोस्कोपिक में मैंने क्या बताया, जहां पे डेंसिटी बहुत ही कम हो, लाइक 4 to 5 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, पर ये बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे होता है, हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर। अब आसमान में जाकर तो सारी स्टडी हम करेंगे नहीं। सो माय डियर, दूसरी अप्रोच है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में यहां पे हम इंडिविजुअल बिहेवियर को कंसीडर करते हैं, और इंडिविजुअल बिहेवियर कंसीडर होने के कारण यहां पे जैसे मीन वेलोसिटी निकालोगे 5 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 है ना, तो इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। ये वो है जो हमें नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक की। ये वो जगह है जहां डेंसिटी बहुत ही कम ज्यादा होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्यादा? जैसे एयर के अर्थ के सरफेस पे बात करो तो इट इज गोइंग टू बी बेसिकली, जैसे मैंने बोला अराउंड 10 पर 15 जा रहा है। 10 पर 15 इज अ वेरी बिग नंबर। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 पर 15 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 into 10 पर 15 मॉलिक्यूल्स इन अ 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा मैंने कहा ये एक आइडिया है, 6 into 10 पर 15 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस तरह की डेंसिटीज हैं तो मैं एक एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर सकता। या फिर अगर मैं बोलूं मैं एक क्लास में हूं जहां पे 150 स्टूडेंट हैं, या फिर आप जैसे ऑनलाइन हो तो हो सकता है मेरे पास 150 स्टूडेंट लाइव अगर है, तो मैं एक एक से नहीं पूछ सकता तुम्हें समझ में आया, तुम्हें समझ में आया। मैं एक एक ऑफलाइन में भी 150 बच्चों के क्वेश्चंस की अगर नोटबुक में देखने जाऊं तो शायद पूरी क्लास का जो टाइम है वो उसी में चला जाए। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस जब हम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, नंबर बहुत बड़ा होता है, तो हम इंडिविजुअल को नहीं कंसीडर करते, हम एवरेज को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं और उसमें 3 बेंचेस की रो है और 100 स्टूडेंट इस रो में, 100 स्टूडेंट इस रो में और 100 इस वाली रो में, तो मैं सीधा पूछूंगा भाई तो इस वाली रो को समझ में आया? और इस वाली रो में अगर 70 स्टूडेंट ने भी यस बोल दिया तो मैं यही कंसीडर करूंगा कि इनको आ चुका है, क्योंकि 100 के 100 तो कभी आंसर नहीं करेंगे। बीच वाले में पूछ रहा भाई इस रो को आया समझ में? 80 स्टूडेंट ने हाँ बोल दिया, अब मैं काउंट भी नहीं कर रहा, पर वो एक कलेक्टिव यस से मुझे पता लग गया कि हाँ आ गया, मतलब मैं मेजोरिटी के साथ जाऊंगा, इंडिविजुअल के साथ नहीं। सिमिलरली मैंने इधर वाली रो से पूछा, तो ऐसे केस के अंदर हम जो लेते हैं वो बेसिकली एक एवरेज बिहेवियर कंसीडर करते हैं रादर देन इंडिविजुअल बिहेवियर। सो माय डियर, इस केस के अंदर हम एवरेज बिहेवियर कंसीडर करते हैं। एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कंसीडर्ड। एंड माय डियर, अगर हम यहां पर बात करें तो इस तरह की थर्मोडायनेमिक्स को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, चाहे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो चाहे थर्मोडायनामिक्स, हमें क्लासिकल ही पढ़ना है, मॉडर्न या स्टैटिस्टिकल हमें नहीं पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आप कौन सी पढ़ते हो? क्लासिकल। मॉडर्न कहाँ है हमारे सिलेबस में? सो माय डियर, हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं। तो हम कौन सी मैकेनिक्स पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हमारी है वो क्लासिकल का ही एक पार्ट है। इसी तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स कौन सी पढ़ेंगे? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो हमारी स्टडी है वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पर है। अब माय डियर, प्रश्न ये है कि वो मैक्रोस्कोपिक है या नहीं, वो हमें पता कैसे लगता है? मैक्रोस्कोपिक का पता लगाने के लिए एक अप्रोच होती है या एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम बोलता है अबाउट कॉन्टिन्यूटी, मतलब इसका मानना ये होता है कि हर जगह मैटर है। जैसे मेरे पास अगर ये कंटेनर है तो ये मानता है, हालांकि अब ऑब्वियस सी बात है अगर गैस या लिक्विड जो भी हर जगह होगा, चाहे सॉलिड भी क्यों ना हो, तो भी आपको पता है सॉलिड के अंदर भी जब हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं तो वॉइड्स होते हैं, हम निकालते हैं ना द FCC BCC की डेंसिटी, तो वॉइड्स हर जगह होते हैं। पर हम ऐसा मानते हैं कि जो जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बरकरार है वहाँ पे कोई वॉइड नहीं है, नो वॉइड्स आर देयर एंड मैटर इज प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। मैटर इज प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूएशन, मतलब जहां भी जाऊंगा मुझे वहां मैटर मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह मॉलिक्यूल होंगे, कहीं खाली जगह नहीं होगी, कोई वॉइड नहीं होगा। एवरीवेयर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, एवरीवेयर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर,
हर जगह मैटर है, खाली जगह कोई है ही नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। और जहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम होता है वहीं पर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर समझ नहीं आया कॉन्टिनम, मैं कहा बिल्कुल आना भी नहीं था अभी, क्योंकि कॉन्टिनम अभी मैंने ढंग से बताया ही नहीं है। तो कॉन्टिनम होगा या नहीं वो कहीं ना कहीं बताने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ यही डिसाइड करता है कि हम कॉन्टिनम की कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। क्या होता है मीन फ्री पाथ? देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक क्लासरूम है और वो जो क्लासरूम है उसकी कैपेसिटी मान लेते हैं उसमें 50 बेंचेस आ सकते हैं और हर बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, मतलब 100 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है। अब मैंने वो सारी बेंचेस बाहर निकलवा दी और उस क्लासरूम में सिर्फ 5 स्टूडेंट रखे, 5 स्टूडेंट की आंखों पर पट्टी बांध दी और मैंने कहा तुम्हें मूव करते रहना है, क्योंकि रूम 100 के बराबर का था, बंदे 5 ही थे, तो वो जब मूव करेंगे आंखें बंद करके, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे तो कभी कभी कोलाइड भी करेंगे, पर क्योंकि वो 5 ही लोग हैं तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होगी कि 2 कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो शायद रूम की वॉल के बराबर हो। मान लो 4 वॉल्स हैं तो चारों कॉर्नर से स्टूडेंट्स मूव करना शुरू हुए तो लगभग हो सकता है वो एक वॉल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद या उससे भी ज्यादा के बाद वो आपस में टकराए। पर उसी रूम जिसकी कैपेसिटी 100 की थी मैंने उसमें 250 स्टूडेंट्स को बंद कर दिया और मैंने आंखें बंद करके उनको बोला आंखों में पट्टी बांध के तुम्हें मूव करना है। अब माय डियर कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और अगर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोलिजन पे कोलिजन होंगे और 2 कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल है, मतलब एक बंदा कोलाइड करके फिर जो दूसरे कोलिजन से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बहुत बहुत कम हो जाएगा और इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 कोलिजन। अब जो एक बंदा मूव कर रहा है वो पहले से टकराया, दूसरे से टकराया, इन 2 टक्करों के बीच में वो जितना डिस्टेंस चला उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। सो माय डियर अगर ये मीन फ्री पाथ बहुत 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 कम हो सिस्टम के डायमेंशन से, रूम के डायमेंशन से, सो माय डियर तब हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगेगा। और अगर बाय चांस मीन फ्री पाथ बहुत बहुत या फिर बड़ा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, बड़ा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि नियरली इक्वल्स है, नियरली इक्वल है सिस्टम के डायमेंशन के, तो इस केस के अंदर देयर इज नो कंटिन्यूम, तब कंटिन्यूम नहीं होगा, फिर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लेके चलेंगे। समझ पा रहे हैं? फिर कंटिन्यूम नहीं होगा। जैसा मैंने कहा चीजों को लाइटली मत लेना, हो सकता है ये चीजें आपको पता हो पर मैंने कोई ऐसा नहीं पढ़ाना कि आपको नहीं पता हो, ऐसी चीजें थोड़ी पढ़ रहे हैं हम थर्मो का सिलेबस कर रहे हैं, कुछ आपको पता होगा कुछ नहीं पता होगा शुरू के केस में। हाँ, अब इसके बाद जो 2-3 टर्म्स आएंगे उसके बाद से जो हम पढ़ेंगे दैट आई कैन से श्योरली दैट वो आपको वैसा नहीं पता होगा जैसा मैं बताने वाला हूँ। यस यू विल बी नोइंग अप टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली। और जैसे जैसे हम एंट्रोपी तक पहुंचेंगे माय डियर फिर सारी चीजें लेवल बहुत हाई हो जाएगा, फिर तो आपने एंट्रोपी को सिर्फ रेंडमनेस ही सुना होगा और हम जो जिस लेवल पे पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक और टर्म देख लेते हैं दैट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट पोजेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जिनमें पहले इक्विलिब्रियम को आप पढ़ते हो थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये तो कई बार पेपर में आ चुका है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर हीट का ट्रांसफर नहीं है तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये पहला इक्विलिब्रियम है। माय डियर सेकंड इक्विलिब्रियम होता है जो थर्मोडायनामिक के लिए जरूरी है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वालिटी ऑफ प्रेशर। इक्वालिटी ऑफ प्रेशर मतलब देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, मतलब एनर्जी ट्रांसफर को रोक दिया आपने, तभी तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा। सी माय डियर इज केमिकल इक्विलिब्रियम।
जब हम बात केमिकल इक्विलिब्रियम की करते हैं तो यहां होता है इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होती है ना, तो मतलब हम सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर्स की। लास्ट वन इज फेज, फेज इक्विलिब्रियम। आपको पता है जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, मतलब जब फेज का चेंज होता है तब भी एनर्जीज का इंटरेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं फेज इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि देयर शैल बी नो चेंज ऑफ मास ऑफ एनी फेज। मतलब अगर मेरे पास 70 ग्राम लिक्विड और 30 ग्राम गैस है तो वो उतना ही रहना चाहिए थ्रू आउट, तो हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो ये चार चीजें मिलकर के, चारों इक्विलिब्रियम मिलकर के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। अब इसके बाद हम प्योर सब्सटेंस देखने वाले, क्या होता है, फिर गिब्स फेज रूल देखेंगे, और ये गिब्स फेज रूल देखने के बाद फिर हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, फिर हम थर्मोडायनेमिक साइकिल्स भी पढ़ेंगे, और एक एक करके हम पढ़ते पढ़ते जीरोथ लो पर भी पहुंचेंगे, और जीरोथ लो से हम टेम्परेचर्स, थर्मोमीटर्स की टाइप्स भी देखेंगे। एंड माय डियर, जो भी हम देखेंगे ये सब आपको बहुत अच्छे से देखना है, और जैसे ही फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा फिर उसकी असाइनमेंट। सो माय डियर, नो डाउट, जैसे आपको शेड्यूल जो मेंशन है, कभी कभी ऐसा होगा कि शेड्यूल फॉलो होने का मतलब ये है क्लास आपको रोज मिलेगी, पर कभी कभी हो सकता है हम कभी थोड़ा ज्यादा कवर कर रहे हैं, कभी थोड़ा कम कवर कर रहे हैं। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ टाइम, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट। कई बार हम किसी कॉन्सेप्ट पे इतना चले जाएं, हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, तो इन दैट केस अगर हम जैसे जो बात कर रहे हैं, रेगुलरली एक लेक्चर रहेगा ही रहेगा। तो मंडे टू संडे में हमने 5 डेज रखा है, पर कभी अगर शेड्यूल से हम थोड़ा पिछड़ जाएंगे तो हम उन 2 दिन में कवर करेंगे, तो क्लासेस 5 से ज़्यादा दिन भी होगी। अब आपको इसको कंटिन्यूटी में पढ़ना है। अगर आप ऑब्वियसली आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ भी रहे होंगे क्लासेस, जो पढ़ रहे हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो कोर्स वाइज ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ठीक है, जो चल रहा है वो आप करते रहें, और जो आप ये वाला सब्जेक्ट वाइज जो आप ज्वाइन कर रहे हो इसमें जो रेगुलर क्लास हो रही है साथ के साथ करें। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया होगा, मतलब बना दिया जाएगा, नहीं तो आपको कोई डाउट हो आप उसके थ्रू पूछें, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और इसके अलावा भी जो असाइनमेंट्स है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आती रहेंगी, और इस पर तो आएंगी जो आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक्स जो हम डील कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ यहीं पे जो फुल कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए पैरेलली 3-4 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो उन 3-4 सब्जेक्ट्स को एक साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोडक्शन, ओके, व्हाटएवर बी गोइंग ऑन। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे।